हम बात कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स की। हमने बात की कि कौन सा इंस्ट्रक्शनल मेथड है और कौन सा इंस्ट्रक्शनल मेथड नहीं है, यही था क्वेश्चन। एक बार फिर से इसको देखते हैं प्रश्न को कि ये प्रश्न आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्ट्रक्शनल मेथड? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आज अगर आप इफ टुडे यू गो एंड टीच इन अ स्कूल क्लासरूम, उस स्कूल क्लासरूम के अंदर आप जब पढ़ाते हैं तो मेथड आप दो प्रकार से चूज करते हैं। कितने प्रकार से चूज करते हैं? दो प्रकार। हालांकि है तीन प्रकार, लेकिन हम दो प्रकार की बात करेंगे। दो प्रकार से आप चूज करते हैं। एक ऐसे मेथड होते हैं जो इंस्ट्रक्शनल होते हैं। इंस्ट्रक्शनल का मतलब होता है अनुदेशात्मक। इंस्ट्रक्शनल का अर्थ हुआ अनुदेशात्मक। तो एक तो मेथड होते हैं अनुदेशात्मक। एक बार कोई फोन पे चेक करेगा कि ये क्लैरिटी है या नहीं है इस फॉन्ट की, और बता दीजिए। और दूसरा जो मेथड है वो होता है स्टूडेंट सेंटर, यानी विद्यार्थी केंद्रित। ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है इसकी क्लैरिटी बेहतर होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक होता है इंस्ट्रक्शनल यानी कि अनुदेशात्मक, और दूसरा मेथड होता है स्टूडेंट सेंटर यानी कि विद्यार्थी केंद्रित। जितने भी मेथड्स हैं उनको इन दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि कोई भी टीचर, नो टीचर कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन कंटेंट। कोई भी टीचर सिर्फ कंटेंट पे, सिर्फ कॉम्पिटेंसी पे, सिर्फ सिलेबस पे निर्भर नहीं रहता। तो टीचर दो प्रकार से पढ़ाता है। वो दो प्रकार बड़े लेवल पे क्या कौन से हैं? एक हो गया या तो वो अनुदेशात्मक रूप से पढ़ाता है, और या फिर वो स्टूडेंट सेंटर्ड तरीके से पढ़ाता है। हमारा जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से मेथड इंस्ट्रक्शनल मेथड हैं? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। आपको पता है कि लेक्चर मेथड में क्या होता है? बताएं क्या होता है अगर आपको पता है तो। दुनिया में जब पढ़ाई चालू हुई तो सबसे पहले टीचर ने अपने आप को माना कि उसके पास में जो नॉलेज है वो उसको इम्पार्ट करनी है किसको? बच्चे को, स्टूडेंट को। तो टीचर से स्टूडेंट तक नॉलेज को इम्पार्ट करने का ये मेथड कहलाया डाइडैक्टिक मेथड। कैसा मेथड है? डाइडैक्टिक मेथड है। इस मेथड में, डाइडैक्टिक मेथड में होता क्या है? टीचर के पास जो नॉलेज है वो बच्चे के पास में ले जाता है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टूल यूज होता है वो है लैंग्वेज। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टूल यूज होता है वो है लैंग्वेज। भाषा का माध्यम इस्तेमाल किया जाता है। तो जो उपकरण यूज हो रहा है वो है भाषा, और इसको नाम दिया गया लेक्चर। साधारण रूप में आप इसे देख सकते हैं भाषण विधि। कौन सी विधि हो गई? भाषण विधि। अब भाषण विधि अच्छी विधि है, खराब विधि है, हम सबसे पहले इस तरीके से बांटते हैं, पर हमें ऐसे नहीं बांटना। सबसे पहली चीज हमें क्या करना है? हमें इस तरीके से नहीं बांटना। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कि इस मेथड की सबसे बड़ी कमियां बताई। वो थे पॉलो फ्रेरे। पॉलो फ्रेरे, जिनकी की एक पुस्तक है और पुस्तक का नाम है द पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। द पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड। बहुत बार इस बुक को रिप्रिंट किया जा चुका है। 1971 में लिखी गई थी पहली बार ये किताब। पॉलो फ्रेरे एक ब्राजीलियन जाने माने थिंकर थे। पॉलो फ्रेरे स्पेनिश भाषा में लिखते थे। उन्होंने जब इसको लिखा तो उन्होंने इसको बड़े ही मजेदार एक तरीके से लिखा है, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि रिफ्लेक्टिव एजुकेशन क्या होती है। क्या होती है? रिफ्लेक्टिव एजुकेशन, यानी कि आपको एजुकेशन फॉर रिफ्लेक्शन। क्या? एजुकेशन फॉर रिफ्लेक्शन, यानी विचार करना। दूसरा एक महत्वपूर्ण तथ्य इसके अंदर ऐड किया, वो किया गया था क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए जो हमारे आसपास हो रहा है उसके अंदर उसकी समझ बना करके और ये देखने की कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। अगर बालक में यही विकसित नहीं हुआ तो फिर वो जो ऑटवे कहते हैं कि बच्चा जब सीखेगा तो उसके बाद समाज में परिवर्तन लाएगा। वो समाज में परिवर्तन तो तब लाएगा जब वो समाज में कमी देख पाएगा। समाज में परिवर्तन कब लाएगा? जब वो समाज में कमी देख पाएगा। इसके लिए वो एक उदाहरण यूज करते हैं। उदाहरण ये है कि एक जमींदार है, उन्होंने अपने जमाने की बात की कि एक जमींदार है, एक पैसे वाला लैंडलॉर्ड है। वो किसान को अपने यहाँ मजदूर रख लेता है, पीजेंट रख लेता है कि वो कृषक मजदूर जो है वो उसके यहाँ पे नौकरी कर रहा है, दास प्रथा में है, कुछ ऐसी स्थिति। ऐसी स्थिति में जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड, वो किसान को, जो कृषक मजदूर है, उसके अधिकारों का हनन कर रहा है। लगातार वो जो व्यक्ति है वो प्रताड़ित है। राइट? अब ये जो प्रताड़ित व्यक्ति है ये अपना बदला लेना चाहता है, अपने आप को आजाद करना चाहता है उस प्रताड़ना से, ऑपरेशन से। ऑप्रेस्ड, तो ऑपरेशन से अपने आप को आजाद करना चाहता है। एक रोज वो सोचता है कि मैं अपने आप को आजाद करने के लिए क्यों ना मैं इस जमींदार को मार करके और खुद जमींदार बन जाऊं। पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि क्या वो व्यक्ति
वो जो किसक मजदूर है वो आजाद हुआ? क्योंकि सिस्टम में तो वो प्रताड़ना बनी रह गई, सिस्टम में वो प्रताड़ना बनी रह गई। ऐसा ही है ना? क्यों प्रताड़ना बनी रह गई? नहीं, वो आजाद नहीं हुआ। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है कि वो आजाद नहीं हुआ। तो आपने अपनी शिक्षा में ये तो सोचा ही नहीं, आपके अंदर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस तो आई ही नहीं, क्योंकि आप ये सोच ही नहीं पा रहे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जमींदार की जगह किसान ने ले ली, लेकिन जमींदारी तो एज इट इज रह गई। कोई दूसरा किसान आएगा और फिर वो जमींदार बनकर के जो किसान है वो उसको प्रताड़ित करेगा। तो प्रॉब्लम जमींदार में और किसान में नहीं है, प्रॉब्लम जमींदारी व्यवस्था में है। तो पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि दोनों ही बंधे हुए हैं, किसान भी और जमींदार भी, दोनों ही चेन्स में बंधे हुए हैं, दोनों ही केज में बंधे हुए हैं। और यहां जिम्मेदारी किसकी है? किसान की है, क्योंकि जमींदार तो देख ही नहीं पाएगा कि वो बंधा हुआ है। तो पैसे वाला कभी नहीं देख पाएगा कि वो भी घृणा की जंजीरों में बंधा हुआ है, वो भी हेट्रेड की जंजीरों में बंधा हुआ है। तो जो किसान है वो देख सकता है कि मैं लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ हूं, और जो जमींदार है वो घृणा की जंजीरों में बंधा हुआ है। तो उसे एक स्लो प्रोसेस चलाना पड़ेगा, और वो जो जमींदार है उसके अंदर से घृणा के भाव को खत्म करना पड़ेगा, तभी वो अपने आप को लोहे की जंजीरों से आजाद करेगा और उसको घृणा की जंजीरों से आजाद करेगा। तो जमींदारी खत्म हो जाएगी। ये क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कहां से आनी चाहिए? ये एजुकेशन से आनी चाहिए, ये शिक्षा से आनी चाहिए। ये कौन कहते हैं? पॉलो फ्रेरे कहते हैं कि इसके मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? वो है बैंकिंग एजुकेशन। एक पूरा चैप्टर है इसके। तो अगर पूछा जाए कि एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस ये पुस्तक किसकी है? पॉलो फ्रेरे की है। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का स्ट्रक्चर किसने दिया था? पॉलो फ्रेरे ने दिया था। रिफ्लेक्टिव एजुकेशन पॉलो फ्रेरे ने दी थी। बैंकिंग एजुकेशन पॉलो फ्रेरे ने दी थी। राइट। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको फिलॉसफी करवाऊंगा, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा। ये पॉलो फ्रेरे की फिलॉसफी है जितनी आपको जरूरत है। राइट। अब बैंकिंग एजुकेशन क्या है? व्हाट इज बैंकिंग एजुकेशन? एक कॉन्सेप्ट है, पहले मैं उस कॉन्सेप्ट पे ले आऊंगा आपको। एक कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज इटालियन कॉन्सेप्ट। इटालियन कॉन्सेप्ट है, यानी इटली में इस कॉन्सेप्ट को माना जाता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज जग एंड मग। जग एंड मग कॉन्सेप्ट कैसा है? कॉन्सेप्ट है रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग, इसका मतलब क्या है? जग, सारी जितनी भी नॉलेज है उसको उठा करके एक जगह जमा कर लो, एंड मग, मग ही मतलब होता है रटना, अंदर डाल देना। तो बेसिकली हम अपने आसपास देखेंगे तो वो बच्चे जो नोट्स ढूंढ रहे होते हैं कि सर आप अपने इंस्टीट्यूट्स में नोट्स बेचते हैं, तो वो कौन है? उन्हें क्या चाहिए? वो चाह रहे हैं कि कोई एक किताब, कोई एक कॉपी हो जिसके ऊपर सारी कहानियां लिखी हुई हो। कैन सोशलिज्म बी अ सॉल्यूशन ऑपरेशन? सोशलिज्म से जुड़ा हुआ ही ये थॉट है जो पॉलो फ्रेरे ने दिया, वो सोशलिज्म से ही जुड़ा हुआ है, बट ये एजुकेशनल सोशलिज्म है, कुछ इसी तरीके का है। अब जग एंड मग, जब रोट मेमोराइजेशन की हम बात करते हैं तो वो वाला तरीका है जो कि आज की डेट में स्टूडेंट कहता है कि भाई ये नोट्स मुझे मिल जाए, वो नोट्स सारे मैं जमा कर लूं और उसके बाद में उन्हें दोनों कान में उंगली देकर के और रटना चालू करूं। ये जो तरीका है ये हो गया जग एंड मग, यानी रोट मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग। रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग, इसका मतलब क्या है? जो आपने सीखा, आपने उसका अर्थ नहीं निकाला, उसकी समझ नहीं बनाई और उस पर प्रश्न नहीं किए। यू कुड हैव क्वेश्चन ऑन इट, आप इस पे प्रश्न कर सकते थे कि ये गलत है या ये सही है। यानी आपके अंदर ना तो क्रिटिकल कॉन्शियसनेस आई, ना आपके अंदर रिफ्लेक्शन आया, और ना ही आपने अपनी जरूरत से जोड़ करके उसको समझा। ये सारी शुरुआत कहां से हुई? तो जब जग एंड मग की बात होती है तो इसी को बैंकिंग एजुकेशन के रूप में पॉलो फ्रेरे जानते हैं। बस पॉलो फ्रेरे के तरीके में और मतलब बैंकिंग एजुकेशन में और जग एंड मग में क्या तरीका है, क्या डिफरेंस है? ये जो एक तरीका है ये स्टूडेंट खुद भी लागू कर लेता है, यानी कि स्टूडेंट खुद से भी मटेरियल जमा करके रख सकता है। बैंकिंग एजुकेशन में टीचर के रोल की बहुत बड़ी बात की गई कि यहाँ पे टीचर क्या करता है, जो उसके पास ज्ञान है वो उसको बच्चे के दिमाग में घुसा देना चाहता है। तो जग एंड मग की जो फोटो हम देखते हैं वो बैंकिंग एजुकेशन में शो करती है। वो दोनों ही मतलब एक तरीके की पिक्चर है, लेकिन वो बैंकिंग एजुकेशन की पिक्चर है। जब आप देखते हैं कि बच्चा बैठा हुआ है, उसका दिमाग ऐसे करके खुल रहा है और ऐसे करके ऐसे सारी नॉलेज आ रही है, ये पिक्चर बैंकिंग एजुकेशन को डिपिक्ट करने के लिए एक पुस्तक बनाई गई थी, डेंजर स्कूल। यही वो पुस्तक है जिसके अंदर की सोशलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को दर्शाने के लिए पिक्चर्स के माध्यम से सारी चीजों को समझाया गया था। ठीक है, ये किसके पेजेस में सर? हाँ नहीं, अभी भी पैसे वाला ही कर रहा है, हमेशा ही करेगा। ये जो पुस्तक है ये एक सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का एनजीओ है जिसने कि इसे डेवलप की थी। ICDAI करके नाम है शायद इसका, ठीक है ना। तो उन्होंने ये डेवलप की थी, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं। डेंजर स्कूल इज फेमस, ठीक है ना। जी ये पेड क्लास चलती है इनका, अभी फिलहाल कुछ एक सेशन पब्लिक चल रहे हैं क्योंकि बीच में हमने गैप कर दिया था ताकि सभी को पता चल जाए दैट यस वी हैव अगेन स्टार्ट। जग एंड मग और बैंकिंग एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आया क्यों, और पॉलो फ्रेरे के दिमाग में ये चीज कहां से आई? पॉलो फ्रेरे ने जो सबसे पहले पढ़ा था वो था पियाजे, और वो पियाजे के बहुत बड़े फैन थे। ठीक है, तो एक रोज मतलब वो ना ब्राजील के गांव-गांव में जाकर के और ये प्रचार किया करते थे कि आप लोगों को पियाजे के तरीके को अपनाना चाहिए, यानी बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, बच्चों को प्यार से रखना चाहिए। तो एक घर में पहुंचे, वहां पे एक व्यक्ति थे जो कि उस घर के मुखिया थे, उनकी बीवी थी और उनके 4 बच्चे थे। तो जो घर के मुखिया थे वो बच्चों को डांट रहे थे क्योंकि अभी घर पे आए थे।
तो ये कहने लगे कि आप बच्चों को इस प्रकार डांटे नहीं, इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और ये होता है। तो उसने फिर बताया, उसने पूछा पाउलो फ्रेरे से कि आप कहाँ रहते हैं? तो इन्होंने बताया कि साओ पाउलो में मैं रहता हूँ। तो साओ पाउलो वहाँ की बहुत बड़ी सिटी है। तो इन्होंने जब बताया कि मैं वहाँ रहता हूँ तो कहने लगे कि आपके कितने बच्चे हैं? तो इन्होंने कहा कि कोई भी नहीं है अभी। तो कहने लगे कि आपके घर में कौन कौन है? तो मेरी बीवी है। अच्छा, तो ये जो आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पे आप क्या करते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है? तो उसने कहा कि मैं सुबह उठता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ, उसके बाद में थोड़ा टहलता हूँ और उसके बाद अपना लिखने का कुछ काम होता है वो करता हूँ, लिखने पढ़ने का, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, थोड़ा पढ़ाता हूँ और उसके बाद में फिर मैं अपना रिसर्च वर्क करने के लिए निकल जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो कहने लगे आप जब अभी यहाँ पे आए हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको पेमेंट हुई होगी? कहने लगे हाँ। तो कहने लगे आपकी तनख्वाह आती रहती है? कहते हैं हाँ। कहते हैं जी मैं सुबह उठता हूँ, तो मैं सुबह उठता हूँ 4:30 बजे, आप उठते हो 6 बजे, मैं उठता हूँ 4:30 बजे। उठता हूँ, पहले जाकर के खेतों में पानी देकर के आता हूँ, सारा काम करता हूँ। उसके बाद फिर आता हूँ यहाँ पे अपने जो 2-4 जो गाय भैंस हैं उनको चारा वारा डालता हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं अपने खेतों पे जाता हूँ, उनको देखता हूँ और फिर उसे ठीक करता हूँ। फिर उसके बाद दोपहर में मेरी बीवी मेरे लिए खाना लेकर के वहाँ पे आती है खेत में, जहाँ पे कि मैं ऑलरेडी काम कर चुका होता हूँ। फिर हम दोनों जो भी मिलता है रूखा सूखा वो खाते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद में वो यहाँ पे आ जाती है। फिर 5 बजे मैं आता हूँ दूध काट करके और फिर उसके बाद सब डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर मैं वापस चला जाता हूँ और रात में सारा इंतजाम करके खेत में। और जब मैं वापस आता हूँ तब तक मैं इतना थक चुका होता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे घर में एक चारपाई है, 4 बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मैं हूँ। और रात में मैं पाँव सीधे करना चाहता हूँ तो चारों मेरे आसपास आ जाते हैं और कहते हैं मेरे साथ खेलो, ये सब लड़ने लगते हैं। तो मैं इनकी लड़ाई सिमटाता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तरीका कौन सा है इनको ठीक करने का? तो आप जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे आप इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। मैं जहाँ पे बैठा हूँ पूरे दिन की इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और मेरे सोशल बाउंडेशंस को लेकर के मैं इसको लागू नहीं कर सकता। शब्द दूसरे थे लेकिन हाँ उन्होंने बात यही कही। पाउलो फ्रेरे को बात समझ में आई और जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी नाम की पुस्तक थी उनके हाथ में, उसको उन्होंने पढ़ा फेंका। ये पियाजे की बुक में कुछ नहीं है। जब तक आप किसी व्यक्ति की शिक्षा को उसके सामाजिक परिवेश से नहीं जोड़ेंगे, उसकी जरूरतों से नहीं जोड़ेंगे, उसके तरीके से नहीं जोड़ेंगे, उसके कल्चरल अपलिफ्टमेंट से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आप उसे सही रूप में शिक्षित नहीं कर सकते। और इस शिक्षा के लिए आपको बच्चे को सोचने के लिए तैयार करना होगा, रटवाना नहीं होगा। एज एप्रोप्रिएशन देखने की बजाय कल्चरल एप्रोप्रिएशन देखना पड़ेगा। आपको एज एप्रोप्रिएशन देखने की बजाय कल्चरल एप्रोप्रिएशन देखना होगा। क्योंकि एक घर के अंदर जब एक पिता एक लड़की को, ये आपका आंसर है, हाँ आपने जो पूछा था मैं वापस आ रहा हूं। एक पिता जब लड़की को बाहर 6 बजे 7 बजे निकलने से पहले कहता है भाई को साथ में लेकर के जाना, वो लड़की के ऊपर बाउंडेशन रखना चाहता है। जब एक पिता लड़के को तो प्राइवेट स्कूल में डलवा देता है, लड़की को गवर्नमेंट स्कूल, पैसे बचाने के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि लड़कियों के लिए सेपरेट गवर्नमेंट स्कूल होते हैं लेकिन लड़कियों के लिए सेपरेट प्राइवेट स्कूल नहीं होते। यानी लड़का तो कोएड में पढ़ सकता है बट लड़की गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगी क्योंकि उसे लड़कियों के स्कूल में पढ़ाना है। घर के अंदर जब डिसीजन मेकिंग होती है तो उसमें लड़कियों का कितना रोल होता है और लड़कों का कितना रोल होता है, ये भी जेंडर ऑपरेशन है। इसका एक और भी तरीका है, पप्पा जो है ना बचपन से कहता है वो मेरी लाडली प्यारी बेटी, इतना प्यार करने का दिखावा होता है, इसको बोलते हैं पैटर्नलिज्म। ये केवल उस दिन के लिए होता है जिस दिन की बेटी कहीं कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले जो कि पापा के विरुद्ध हो। तो उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि मेरा पापा बहुत प्यार करता है इसलिए मुझे पापा के इच्छा के विरुद्ध कोई डिसीजन नहीं लेना। और ये सब क्यों है? क्योंकि लैंड, लेडी एंड गोल्ड ये 3 संपत्ति है पुरुष की। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन आप यहां जमींदार और किसान का पढ़ रहे थे वो बीच में एक पिता और बेटी के बीच में भी है, एक पैसे वाले और गरीब के बीच में भी है, एक शहरी ग्रामीण के बीच में भी है, एक फैक्ट्री के मालिक और मजदूर के बीच में भी है। सेम ऑपरेशन चल रहा है हर जगह पे। और इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो आप क्रिटिकल कॉन्शियसनेस की एजुकेशन की तरफ बढ़ पा रहे हैं और अगर नहीं देख पा रहे तो नहीं बढ़ पा रहे। ये सारी बात की किसने? पाउलो फ्रेरे, जिसके अंदर की उन्होंने बात की किसकी? बैंकिंग एजुकेशन की। और बैंकिंग एजुकेशन के अगेंस्ट उन्होंने क्रिटिकल कॉन्शियसनेस और रिफ्लेक्टिव एजुकेशन की बात की। और ये सब इसलिए किया क्योंकि लेक्चर मेथड क्या कर रहा था? बैंकिंग एजुकेशन का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था। लेक्चर मेथड या डायरेक्टिव मेथड क्या करता है? पूरा एक एनवायरनमेंट तैयार करता है, किसका? रोट मेमोराइजेशन का। क्योंकि जो आपके यहाँ बाबा जी आते हैं सत्यनारायण की कथा करने के लिए, उनको प्रयोग किए गए सारे श्लोकों का अर्थ पता है क्या? और उसका उपयोग कहां पे हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके टीचर ने उनको वेद रटवा दिए, उनको उपनिषद रटवा दिए गए और वो आज आकर के आपके यहाँ पे जो वाचन कर रहे हैं संस्कृत में, संस्कृत तो आपकी लैंग्वेज नहीं है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो आपको पता है क्या? और अगर वो आपको अगर पता नहीं है तो ये सही प्रकार की एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। इन दैट केस ये सही प्रकार की शिक्षा नहीं है भाई, ठीक है ना? सो इन दैट में अगर हम ये देखें कि लेक्चर क्या करता है, इसको प्राइमरी क्लासेस में बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। ये एक कंटेंट और इंस्ट्रक्शन फ्रेंडली मेथड होता है। ये एक कंटेंट और इंस्ट्रक्शन फ्रेंडली मेथड होता है, यानी कंटेंट फ्रेंडली है, इंस्ट्रक्शन फ्रेंडली है। अनुदेशात्मक रूप से टीचर जो बात अपनी पहुंचाना चाहता है स्टूडेंट तक, उसको पहुंचाने का सबसे बढ़िया माध्यम क्या हो सकता है? लेक्चर मेथड। अगर सिर्फ उद्देश्य यह है कि टीचर अपनी बात को बच्चे तक पहुंचाना चाहता है, पर इसमें अपने आप ही एक बहुत बड़ी प्रताड़ना है। अगर मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं तो ये मैंने निर्धारित किया कि क्या जरूरत है आज की क्लास की, किस तरीके से आज की क्लास चलेगी और कैसे आप उसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी रहेगी। यहां पे आपने तो प्रश्न पूछा नहीं, यहां पे आपको तो मौका दिया नहीं गया, इसलिए ये मेथड कैसा हो जाएगा? प्रॉपर्ली अनुदेशात्मक हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ये खाना पकाया है, लो ठूस लो। अब बात यहां पे आती है कि अगर हायर एजुकेशन में है
तो बच्चे का बेस बन चुका है और वहां पे कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कंटेंट ओरिएंटेड ही पढ़ाई होती है, ठीक है। इसलिए ऐसी कक्षाओं के लिए लेक्चर मेथड अच्छा हो सकता है, या कहीं बहुत केसेस में जहां थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं वहां पे अच्छा होता भी है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, अगर आप हिस्ट्री में हिस्टोग्राफी लिखवाई जाती है, हिस्ट्री में पढ़ा लेक्चर मेथड यूज किया जाता है। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यस लेक्चर मेथड इज देयर, फिर अमेलगमेट कर सकते हैं, उसके अंदर दूसरे मेथड्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने ज्यादा एग्जांपल्स आपको जरूरत है उतने ज्यादा एग्जांपल्स की क्या हायर एजुकेशन में जरूरत होती है? जिस सब्जेक्ट को आपने पहले पढ़ा हुआ हो, ये सब्जेक्ट तो आपने पहले पढ़ा नहीं है उस रूप से, इसलिए हमें बिल्कुल इस तरीके से आपको पढ़ाना पड़ रहा है जैसे आप बच्चे हो। पर फिर इतने ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने हिस्ट्री अगर 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ी और फिर आप ग्रेजुएशन में गए तो हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, ठीक है ना। तो लेक्चर मेथड में प्लानिंग का मुख्य हिस्सा होता है कंटेंट। कैसा होता है? टीचर सेंटर्ड होता है और टीचर के द्वारा कंट्रोल्ड भी होता है। टीचर सेंटर्ड होता है और टीचर कंट्रोल्ड मेथड होता है, राइट? इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे दूसरा मेथड आता है। यहां तक समझ में आया है सबके? तो हमने एक तो पोलो फ्रेरे समझा क्योंकि उसने लेक्चर मेथड की सबसे ज्यादा धुलाई की कि लेक्चर मेथड जो है वो एक गलत मेथड है और सही मेथड कौन सा है? क्रिटिकल कॉन्शियसनेस का मेथड। लेक्चर मेथड क्या करता है? बैंकिंग एजुकेशन को बढ़ावा देता है। लेक्चर मेथड क्या करता है? जग एंड मार्क को बढ़ावा देता है। जग एंड मार्क और बैंकिंग एजुकेशन दोनों ही मेथड क्या कर रहे हैं? रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इन एंशिएंट टाइम्स गुरुकुल अप्रोच कैन बी वन ऑफ द एग्जांपल। हां, गुरुकुल अप्रोच जो थी ना वो एक बढ़िया अप्रोच थी। गुरुकुल अप्रोच एक बढ़िया अप्रोच थी। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि कैसे वो बढ़िया थी, क्योंकि वहां पे जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ लेक्चर मेथड का नहीं है, वहां पे रेजिडेंशियल स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है। हम किसी चीज को एक सिंगुलर वे में नहीं देख सकते, वहां पे रेजिडेंशियल स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है। जब रेजिडेंशियल स्कूलिंग होती है ना दोस्तों, तो रेजिडेंशियल स्कूलिंग में क्या होता है? नहीं, एक मिनट मैं समझाता हूं पहले। रेजिडेंशियल स्कूलिंग में क्या होता है? सबसे ज्यादा जो मेथड यूज हो रहा होता है वो एक्टिविटी मेथड होता है दोस्तों। कारण आपके अंदर मोरालिटी डेवलप करनी है तो आपको मोरालिटी करके दिखाई जाती है। वहां पे जो गुरुकुल में गुरु माता होती थी और गुरुदेव होते थे, उनके बीच में जिस तरीके से मोरालिटी चलती थी वो उनके लिए एग्जाम्पल होता था। दूसरी बात, खाना पकाने के लिए आग कैसे जलानी है और आग जलाने के लिए लकड़ी कैसे चुननी है, लेके क्या आनी है, यानी अपने परिवेश की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। फिर क्या होता है, मैं आता हूं बिल्कुल। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वहां पे एक डायडेक्टिक मेथड चलता था, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके कारण सबसे ज्यादा आलोचना होती है इसकी। एक डायडेक्टिक मेथड चलता था जिसमें कि वेदों की एक्सप्लेनेशन होती थी। पर एक्चुअल में क्या है, आज भी 1 2 3 4 A B C D, ये क्या है? ये तो डायरेक्शन ही है ना, ये तो आपके दिमाग में डाला ही गया है ना। पहले तो नए शब्द इंट्रोड्यूस ही करवाए जाते हैं, तो इसलिए इन मेथड्स के लिए लेक्चर मेथड नहीं बल्कि इसके लिए मेमोराइजेशन एक विधि यूज की जाती थी कि शुरुआत में आप इन चीजों को पहले रटें और उसके बाद उनके मीनिंग को समझें। गुरुकुल में आप बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखेंगे जिसमें कि जैसे महाभारत देखेंगे, तो महाभारत में जब द्रोणाचार्य अगर किसी श्लोक को बोल रहे हैं तो फिर वो बाद में उस श्लोक को अपने परिवेश से जोड़ करके समझा भी रहे हैं अर्जुन को और भीम को या किसी को भी। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस है जो हमने बनाया हुआ है कि हम रोट मेमोराइजेशन वहां पे कर रहे थे, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक कॉम्प्लेक्स चीज के लिए उसका वही मीनिंग बताया जा सकता है जो कि बचपन में जरूरी है, उसके लिए रोट मेमोराइजेशन था। ये तो फिर आपके केस में भी है ना, क्योंकि छठी कक्षा में तो पृथ्वी, मतलब तीसरी कक्षा चौथी कक्षा में तो पृथ्वी गोल होती है ना, और छठी सातवीं कक्षा में वो नारंगी जैसी होती है, और फिर 9वीं 10वीं में वो सडनली पृथ्वी गोल नहीं है बल्कि ध्रुवों पर चपटी है। एक नया कॉन्सेप्ट ऐड हो गया, तो एज अप्रोप्रिएटनेस को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो हाँ, गुरुकुल एजुकेशन में डायडेक्टिक था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लेक्चर होती थी, ठीक है सर, रटवाई जाती थी ना विदाउट राइटिंग। नहीं, राइटिंग करवाई जाती थी, राइटिंग करवाई जाती थी इसी तरीके से। तो एक क्वेश्चन है कि क्या जो मेथड था उसमें रटवाने का मेथड था और राइटिंग नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं था। हर एक स्टूडेंट को प्लेट्स दी जाती थी और उसे उसी वेद का वो हिस्सा जो उसने पढ़ा है उसको लिखवाया जाता था, और जब आप पढ़ करके सुन करके लिख रहे हो तब भी वो लेक्चर मेथड ही रहेगा, अभी तक तब भी डायरेक्टली रहेगा। ऐसा नहीं कि इससे अच्छा हो जाता है, लेकिन हाँ, लिखवाने का कांसेप्ट था, तभी तो वेदों की बहुत सारी कॉपियां बनी। जो पांडुलिपियां तैयार हुई वो बहुत सारी कॉपियां बनी। आज भी अगर आप देखें तो ऋग्वेद जितनी बार पढ़ा गया उतनी बार उसकी कॉपियां बनी थी, बहुत सारी उसमें से जल गई, और फिर जब नालंदा में खोज की गई तो वहां पे भी एक कॉपी थी, जब हम हस्तिनापुर जाते हैं तो वहां पे कॉपी थी, कुरुक्षेत्र में कॉपी थी। तो उन जगहों से हमें उनके पांडुलिपियां पुराने स्रोत मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब यह है कि कॉपियां बनती थी, यानी कि राइटिंग करवाई जाती थी स्टूडेंट से। लेकिन राइटिंग तो फिर आप लेक्चर मेथड में भी करते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि आप हिस्टोग्राफी लिखते हैं। क्या लिख रहे हैं? हिस्टोग्राफी लिख रहे हैं। तो आप पहले हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में हिस्ट्री को जो लेक्चर मेथड में बताया गया उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गुरुकुल मेथड में देखो ये तो समस्या थी, अगर आप इसे समस्या देखेंगे तो समस्या थी कि डायरेक्ट लर्निंग की। लेकिन ऑलरेडी हम अगर आज बैठ करके सोचें कि ये मेथड था, तो हमें पहले वो सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि एक्टिविटीज भी थी। बट उसमें क्या था? एज एप्रोप्रिएशन, नीड एप्रोप्रिएशन था। वैश्य को किस चीज की जरूरत है? जोड़ घटा गुणा भाग की। तो वहां पे मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, और क्षत्रिय को लड़ाई की जरूरत है तो उसे वो होना चाहिए। तो वो तो जैसा सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग वहां पे जरूरत थी, बट एक्टिविटीज थी, है ना। तो हमें एज एन एजुकेटर सबसे पहले किसी भी चीज का एनालिसिस कैसे करना है? न्यूट्रल एनालिसिस करना है ना। चलिए, थैंक यू, समझ में आया आपके, आगे बढ़ते हैं।
जी। सेकंड मेथड, दूसरा मेथड कौन सा है? तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये इंस्ट्रक्शनल फ्रेंडली मेथड हुआ। दूसरे मेथड पे आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसका मतलब क्या होता है? प्रदर्शन विधि। मेथड कौन सा हुआ? प्रदर्शन विधि, ये दूसरा मेथड है। अब प्रदर्शन क्या होता है? अगर मैं आपको ये कलम दिखाऊं तो ये हो गया नमूना विधि। क्या हुआ? नमूना विधि, यानी मॉडल, मॉडल मेथड। जब मैं इसको चला के दिखाऊं, जब मैं इससे लिख करके दिखाऊं, तो ये जो फंक्शन करता है, ध्यान से समझना, केवल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ जो मेथड है वो है मॉडल मेथड। जब हम स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन को भी जोड़ दें तो आपको क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर प्लस फंक्शन, जब दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। एक टीचर जो कि लैब असिस्टेंट है, एक टीचर जो कि लैब असिस्टेंट है, वो एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है बच्चों को। मेथड कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये जो टीचर है, यही टीचर प्रैक्टिकल अब कह रहा है कि बच्चों से करने के लिए। मेथड कौन सा है? ये जुड़ गया, जो अभी तक टीचर कर रहा था वो अभी अब स्टूडेंट कर रहा है। मेथड फिर भी इंस्ट्रक्शनल मेथड है। मेथड फिर भी क्या है? इंस्ट्रक्शनल मेथड है। बात समझ में आई? तीसरे स्टेप में सेम टीचर बच्चों से कह रहा है ऐसा ही कोई नया प्रैक्टिकल करो। मेथड कौन सा हो गया? चाइल्ड सेंटर्ड। क्योंकि बच्चे इस एक्टिविटी में खुद से पहले एक्टिविटी का चयन करेंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल करना है उन्हें, लिटमस टेस्ट करना है या क्या करना है, और फिर वो उसको लागू करेंगे। मेथड कैसा हो गया? चाइल्ड सेंटर्ड। क्योंकि ड्राइविंग सीट पे कौन है? बच्चा है। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये दोनों अभी भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक टीचर बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो उसने करके दिखाया उसको बच्चे दोबारा से रिपीट करें, तो भी वो डेमोन्स्ट्रेशन का ही हिस्सा है। Are you getting it? अब अगर एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट है और टीचर एक कांच के पीछे खड़ा होकर के उस एक्सपेरिमेंट को कर रहा है और कांच के दूसरी साइड बच्चे उसको देख रहे हैं, मेथड कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ठीक है ना? अब ये कांच हो या ना हो, इन बोथ वेज कर कौन रहा है? टीचर कर रहा है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जा सकता है। अब वो जितना भी घूमेगा, आपको केवल क्या ढूंढना है? कल वाले डिस्कशन से आपको आंसर मिलेगा। वो क्या है? ड्राइविंग सीट पे कौन है? हु इज कंट्रोलिंग, हु इज रेगुलेटिंग, हु इज डायरेक्टिंग एंड हु इज डूइंग। ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं ताकि कंफ्यूजन हो ना यहाँ पे। ठीक है ना? ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, डेफिनेटली होगा, 2-3 जगह पे होगा पेपर के अंदर। हाँ पूछो, आप पूछो क्या? ऑब्वियसली अभी बताऊंगा आपको। न्यू प्रैक्टिकल क्या है? न्यू प्रैक्टिकल इज एन असाइनमेंट मेथड। टीचर ने एक असाइनमेंट दिया, जब उसने असाइनमेंट दिया तो उसने कहा ये A B C D E ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक असाइनमेंट पूरा कर लेगा। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट में हमेशा क्या होता है? चॉइस होती है। अगर टीचर ने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट में अगर चॉइस नहीं क्रिएट की तो फिर वो असाइनमेंट मेथड या प्रोजेक्ट मेथड इनकम्प्लीट है। ठीक है? अब डेमोन्स्ट्रेशन में हम कौन से स्टेप्स यूज करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं प्रदर्शन विधि में? इंट्रोड्यूस करते हैं, ये जो करना है उसे, ठीक है, बच्चों को उसका फंक्शन समझाते हैं, ठीक है, फिर उसे करके दिखाते हैं, फंक्शन, ठीक है, फिर बच्चों से करवाते मे बी। और कोई? आप लोगों ने अभी तक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड नहीं पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? हाँ या ना? अगर पढ़ा है तो बताओ। नहीं, आपको लग रहा है कि शुरुआती स्टेप उनके ठीक है, तो प्लानिंग कब करेगा टीचर? अभी तक क्यों नहीं बोल रहे थे? डेमोन्स्ट्रेशन की सबसे पहला स्टेप प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद क्या होगा? छोड़ दो सब चीज, प्लानिंग के बाद क्या होगा? प्लानिंग हो गई, अब क्या होगा? प्लानिंग हो गई, रिसोर्सेज बाद में कलेक्शन करेंगे। प्लानिंग के बाद प्लानिंग क्या होती है? व्हाट इज प्लानिंग? बहुत सही जा रहे हो तुम लोग तो। मैं तुम्हें चंद्रमा दिखा रहा हूं और तुम उंगली देखने लगे हो। मीन्स एंड मैंने कुछ लिखा, किसको समझ में आया? हैं। मीन्स मतलब होते हैं साधन और एंड मतलब होता है, शुद्ध भाषा में बोलो तो साधन, या साधारण भाषा में बोलो तो ऑब्जेक्टिव। आपकी आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिजल्ट क्या अचीव करना है और उसको अचीव करने के लिए आपके पास साधन क्या है, किस तरीके से आप उन्हें उपयोग करेंगे, ये सारी चीजें होगी प्लानिंग। अब क्या? मैंने आपको ऑब्जेक्ट मेथड बताया है, मैंने आपको वस्तु विधि बताई है, उसके नमूना मेथड भी बताया, प्रदर्शन विधि भी बताई है, और तुम पता नहीं कहां बिछड़ रहे हो।
जब आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो दोस्तों, जो तरीका तुम लोग अपना रहे हो ना, इससे तुम अभी चपरासी भी नहीं बनोगे। तो बता देना, संडे को एक पेपर था और उस पेपर के अंदर अच्छे खासे महारथी आसान पेपर में भी फंबल करके आए। मतलब पेपर उनका अच्छा गया है, पर डिपेंड करता है कितना अच्छा गया है। 115, 120 और 125 ये तो डाइसी स्कोर है। पेपर के अकॉर्डिंग आप व्यवहार करोगे ना। और आप जो कर रहे हो इसके आगे तो बहुत सारी अभी दुनिया जहान बचा हुआ है और आप पढ़ा हुआ मेथड अभी तक नहीं बता पा रहे हो। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद में, मैं एक टीचर हूं, मुझे आज कोई प्रदर्शन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उससे पहले? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ तो पूछ नहीं रहा। तो प्लानिंग के बाद आएगा इंट्रोडक्शन, जो आपने सबसे शुरुआत में बोला वो दूसरा स्टेप है। तो उसके बाद आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में आएगा डेमोन्स्ट्रेशन। आपने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद में आपने डेमोन्स्ट्रेट किया। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद क्या आएगा? डेमोन्स्ट्रेशन के बाद क्या आएगा? ई क्या होता है? डी के बाद तो ई आना चाहिए, बट ई है क्या? नहीं, एक्सप्लेनेशन या फिर इंगेजमेंट। यहां पे दो स्टेप होते हैं, एक्सप्लेनेशन या इंगेजमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? जो डेमोन्स्ट्रेशन किया उसको एक्सप्लेन करना, या फिर अगर वो एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है तो बच्चों को इंगेज करना उसमें, यानी कि उनको भी करने का मौका देना खुद से। और इसके बाद क्या आता है? रिकैपिचुलेशन। क्या याद रखेंगे आप? रिकैपिचुलेशन, यानी कि उससे संबंधित कुछ विभिन्न फीडबैक और क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। बात खत्म, कंप्लीट हो गया आपका मेथड। मेथड इज कंप्लीट। अब इस मेथड को कैसा मेथड कहेंगे? ये घटनाएं जिस भी मेथड में हो रही हैं उस मेथड को आप इंस्ट्रक्शनल मेथड कहेंगे, क्योंकि हर एक बिंदु पे ड्राइविंग सीट पे कौन है? टीचर है यार। इंट्रोडक्शन कौन करवा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन कौन करवा रहा है, बच्चों को एंगेजमेंट का मौका या एक्सप्लेनेशन कौन करवा रहा है, और फिर रिकैपिचुलेटिव क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ये सारा काम कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। लिखना भी होगा उसके अंदर, अभी हम बताए हैं। अब हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो तुम भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हो। आई का मतलब इंट्रोडक्शन लिखना इतना मुश्किल है क्या? और डी का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन, ई का मतलब एंगेजमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, और आर का मतलब रिकैपिचुलेशन। तो सबसे पहला होगा योजना बनाना, दूसरा होगा उसका प्रस्तुतिकरण करना, उसके बाद में होगा प्रदर्शन करना, उसके बाद में होगा ई यानी प्रस्तुतिकरण नहीं, इंट्रोडक्शन यानी भूमिका बांधना, पृष्ठभूमि बनाना, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करना, उसके बाद एंगेजमेंट यानी संलग्नता या फिर विस्तारण करना, और फिर उसके बाद में आर यानी रिकैपिचुलेशन, यानी कि आपसे उससे संबंधित प्रश्नों को पूछ करके क्लोज कर देना। पुनरावृत्ति, वो रिपीटेशन होती है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे रिकैपिचुलेशन, ठीक है ना, यानी क्वेश्चंस पूछना उससे संबंधित। तो छोटा मूल्यांकन, जो क्लासरूम का जो लेसन मूल्यांकन होता है, लेसन का जो इवैल्यूएशन होता है, उसको रिकैपिचुलेशन कहते हैं, ठीक है ना, जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही मेथड है, और इस मेथड का सबसे ज्यादा उपयोग कहां पे होना चाहिए? प्राइमरी क्लासेस में। क्यों होना चाहिए? व्हाई दिस मेथड शुड बी यूज्ड इन प्राइमरी क्लासेस? नमूना विधि से ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक्टिविटी करके दिखानी जरूरी होती है। तो एक्टिविटी करके दिखाई जा रही है प्राइमरी क्लासेस को, तो इसका मतलब केवल स्ट्रक्चर की पहचान नहीं करवाई जा रही है, क्या फंक्शन करता है वो भी करवाया जा रहा है। हर किसी केस में हम कर नहीं सकते, इसलिए प्रदर्शन विधि को कई विधियों के साथ जोड़ दिया जाता है प्राइमरी क्लासेस में। क्यों? अगर शेर क्या करता है, इसके लिए शेर थोड़ी आएंगे क्लास में, तो फिर टीचर क्या करेगा? रोल प्ले कर लेगा, वो शेर की कॉस्ट्यूम पहन लेगा, ठीक है ना। टीचर, आप पहनोगे शेर की कॉस्ट्यूम? आप बोलोगे मैं कैसी लगूंगा? एक टीचर अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्केलेटन सूट पहन करके चली गई क्लास के अंदर। स्केलेटन सूट यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो उस पे बाहर की तरफ बने हुए थे एक रबड़ के सूट पे, और उसको उसने यहाँ से चेन लगाई और वो पहुंच गई क्लासरूम के अंदर, और उसने ये बताया कि ये जो है यहाँ पे, ये है किडनी, ये है लीवर, वो अपने आप को बता करके, और बच्चों को टच करने के लिए भी कहा कि ये किडनी है, ये लीवर है। उसके बाद में स्कूल ने टीचर को इनडिसेंसी के लिए स्कूल से निकाल दिया। टीचर ने केस किया, उस साल की बेस्ट टीचर चुनी गई यूएस में, बेस्ट मेथड को यूज करने वाली टीचर के रूप में चुनी गई उस वर्ष में, और दोबारा से टेन्योर में रीइंस्टॉलमेंट हुआ उसका, रीइंस्टॉलिंग हुआ। तो अगर कोई चीज आपके आसपास के कुछ लोगों को गलत भी लगती हो तो भी एक जज्बा होना चाहिए टीचर के रूप में अपने आप को प्रूव करने का, तो आप किसी भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कुछ दाव पे लगाना पड़ता है एक बेहतर टीचर होने के लिए। अपनी शर्म, हया, कक्षा के अंदर आप कहीं एक्सपोज तो नहीं हो गए, ऐसे डरों को पीछे छोड़ना पड़ता है, और फिर आपको मेथड्स को अपनाना पड़ता है। वन ऑफ द बेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आई एवर हर्ड ऑफ। एंड व्हाई डू आई कोट दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी? बिकॉज यूएस में हर क्लासरूम के साथ में एक एक्टिविटी रूम होता है। टीचर आई, अपना लेसन इंट्रोड्यूस किया, और फिर वो एक्टिविटी रूम के अंदर गई, और उसने जो ऊपर कोट पहना हुआ था और नीचे जो पैंट डाली हुई थी वो उतार करके और आ गई, खड़ी हो गई कक्षा के अंदर। तीसरी कक्षा के बच्चे थे, बायोलॉजी की क्लास थी। सोचो कैसा इंपैक्ट पड़ा होगा, सोच के देखो एक बार। क्या ये एक हरकुलियन टास्क है या नहीं है? एक बहुत बड़ा टास्क है, पर बच्चों को जो चीज़ सिखानी थी उसके लिए उस टीचर ने कितनी मेहनत की होगी कि पहले उसने उसके लिए वो सूट प्लान किया होगा, प्रिंट करवाया होगा, उस रूप में अवेलेबल तो होता नहीं, उसके बाद उसने उसको एक प्रॉम्प्ट के एक प्रॉप के रूप में वो उसे लेकर के आई। उसने ये डिसाइड किया, 27 ईयर ओल्ड टीचर, शी डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू वियर दिस बाय माई सेल्फ। वो किसी डमी को भी पहना सकती थी उसे, जो कि उसे स्कूल ने कहा, लेकिन उसने कहा कि वो जो डमी है वो बच्चों के पास तक जाकर के उन्हें वो फील नहीं करवा सकती थी ना, वो तो मैं ही करवा सकती थी कि बायोलॉजिकली ये अंग होता है यहाँ पे, दिस इज माई हार्ट, ये तो मैं ही फील करवा सकती हूँ ना।
सो वो तो फिर मेथड मॉडल मेथड होगा और वो तो अच्छा मेथड नहीं है एंड शी प्रूव्ड इट है ना मजेदार। चलो अब जो भी है, क्या आप कर पाएंगे प्राइमरी क्लासेस के लिए ये बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं कर पाएंगे, छोड़ दीजिए, क्योंकि हम में से बहुत कम है जो कि वास्तविकता में टीचर होना चाहते हैं। हम में से ज़्यादातर हैं जो नौकरी करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? ठीक है, प्राइमरी क्लासेस में ये बहुत अच्छा मेथड होता है। इसको एलिमेंट्री लेवल पे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। प्राइमरी क्लासेस के लिए बहुत बढ़िया मेथड है, इसे एलिमेंट्री लेवल पे लागू किया जा सकता है। तीसरा, हायर क्लासेस में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, यानी कि इनडिस्क्रिमिनेटली आप हायर एजुकेशन तक भी डेमोन्स्ट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि अगर इसका प्राइमरी में ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो बाद में थोड़ा सा कम होता जाएगा, लेकिन यस इसके बाद में हायर एजुकेशन के अंदर डिपेंड करता है कि आप हायर एजुकेशन किस क्षेत्र में कर रहे हैं। तो जब भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल होता है। डेमोन्स्ट्रेशन को करने के जो तरीके हैं उनमें एक तो तरीका है डेमोन्स्ट्रेशन का, एक तरीका होता है वर्कशॉप। कौन सा है? वर्कशॉप जो टेक्निक है वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का ही एक हिस्सा है। कैसा मेथड है? एक्टिविटी बेस्ड मेथड, ठीक है। वर्कशॉप में होता क्या है, एक स्किल्ड पर्सन होता है जो कि आपको कुछ चीज करके दिखाता है और फिर आप उसको रिपीट करते हैं, ये रिपीटेशन करते हैं। कुछ सेमिनार और कोलोकियम भी वर्कशॉप के रूप में काम करते हैं जब सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं। तो बेसिकली जो उस सेमिनार का जो स्पीकर होता है वो क्या कर रहा होता है, वो उस तरीके को, उस मेथड को इंस्ट्रक्शनल वे में आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा होता है कि उसने रिसर्च प्रोसेस के दौरान इस तरीके से इसको लागू किया, तो अब इसे आप भी लागू कर सकते हैं। दिस ऑल हैपेंस इन ड्यू प्रोसेस। कल से आप लोग 8 बजे आएंगे ताकि